नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से ताल्लुक रखने वाले गांव के लोग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहां धान की बम्पर पैदावार होती है और वह भी कई किस्मों में। वर्ष 2000 में जब 3 राज्य झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, तब आर्थिक मामलों के जो जानकार थे वे अक्सर कहा करते थे कि छत्तीसगढ़ एक पिछड़ा हुआ राज्य है और माओवाद जैसी गंभीर समस्या के चलते राज्य का जो विकास है वह कठिनाइयों में ही झूलते रहने वाला है। छत्तीसगढ़ की धरती अमीर है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं और गरीब लोग निवास करते हैं। 24 सालों में स्थितियों में थोड़ा सा सुधार तो देखने को मिलता है, लेकिन इस सुधार को अब भी संतोषजनक नहीं माना जा सकता। इस राज्य का अपना एक संघर्ष है जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सा नजर आता है। यदि हम दुर्ग भिलाई के क्षेत्र को देखें तो पाते हैं कि एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट में मजदूरों की छटनी चल रही है, मजदूरों की सुविधाओं में लगातार कटौती हो रही है, ठेकेदारी प्रथा हावी हो रही है और कई मजदूरों का काम एक ही मजदूर से लिया जा रहा है। आदिवासी इलाके बस्तर में जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि माओवादियों और राज्य प्रायोजित हिंसा के चलते आदिवासियों का विकास बाधित हो रहा है। इस इलाके में पिछले कुछ समय से धर्मांतरण की कथा कहानी भी अलग ढंग से परोसी जा रही है। रायगढ़ के इलाके को देखते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर जल, जंगल और जमीन का जो मसला है, उस पर कब्जे की जो स्थिति है वह जस की तस बनी हुई है। सरगुजा और जसपुर में मानव तस्करी और हाथियों की समस्या विद्यमान है। यह सही है कि बंधुआ मजदूरों और उनके पलायन की समस्या पर कुछ हद तक विराम दिखता है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में किसान और मजदूरों का अलग ही संघर्ष नजर आता है। यह बात मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि राज्य निर्माण के बाद से ही जनता की आवाज़ को बुलंद करने वाले मोर्चे की यहाँ पर प्रबल संभावना बताई गई थी और ये संभावना दिखती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और छत्तीसगढ़ की जो पूरी राजनीति है वह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रित होकर रह गई है। हालांकि बीच बीच में कुछ राजनेताओं ने कांग्रेस और भाजपा से नाराज होकर अपना अलग दल भी बनाया, जनता के बीच थोड़े दिनों के लिए काम भी किया, लेकिन फिर बाद में उनका उत्साह ठंडा पड़ गया, दल खत्म हो गए और दलों का कामकाज सिमट गया। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव से कुछ पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता विद्याचरण शुक्ल ने अजीत जोगी से परेशान होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था। हालांकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी थी। तब के चुनाव में एनसीपी को कुल 7% वोट मिले थे और इस पार्टी के एक प्रत्याशी नोबल वर्मा को ही जीत मिल पाई थी। लेकिन छत्तीसगढ़ में अब इस पार्टी का अस्तित्व देखने को नहीं मिलता है। थोड़े समय के लिए समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर जोर लगाया था, लेकिन वह भी कहीं नज़र नहीं आती है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से नाराज होकर ताराचंद साहू ने स्वाभिमान मंच की स्थापना की थी। उनके निधन के बाद उनके पुत्र ने पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया है। भाजपा में एक दिग्गज नेता और थे, PR खूटे, बाद में वे कांग्रेस में चले गए। उन्होंने भी छत्तीसगढ़ विकास पार्टी बनाई थी। अब यह पार्टी कहाँ है किसी को नहीं मालूम। छत्तीसगढ़ में दादा हीरा सिंह मरकाम की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की दमदार मौजूदगी बस कुछ इलाकों में ही देखने को मिलती है। वहीं पामगढ़, जैजैपुर और जांजगीर चांपा के कुछ हिस्सों में बहुजन समाज पार्टी का दबदबा दिखाई देता है। लेकिन यह भी सच है कि छत्तीसगढ़ में अब बहुजन समाज पार्टी का वह प्रभाव देखने को नहीं मिलता जो पहले कभी हुआ करता था। क्षेत्रीय और राजनीतिक दलों की जो मौजूदगी है वो विधानसभा चुनाव में तो नजर आती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही देखने को मिल रहा है। एक नेता हैं अरविंद नेताम, छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता हैं।
वे कई दलों में आवाजाही करते रहे हैं। नेताम ने विधानसभा चुनाव के दौरान हमर राज पार्टी की स्थापना की थी। तब उनके दल की गाहे बगाहे चर्चा देखने सुनने को मिल जाया करती थी। नेताम ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि उनका जो दल है वो लोकसभा की सभी 11 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगा, लेकिन हाल फिलहाल उनके किसी भी प्रत्याशी की कोई चर्चा देखने सुनने को नहीं मिल रही है। इसी तरह से क्रिश्चियन फोरम के जो प्रमुख हैं अरुण पन्नालाल, उन्होंने भी ईसाइयों पर हो रहे अत्याचारों से परेशान होकर कुछ साथियों के साथ मिलकर सर्व आदि दल की स्थापना की थी। पार्टी अभी भी है और उनकी पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव में 11 जगहों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में सर्व आदि दल का सारा फोकस रायगढ़, कांकेर, बस्तर और कोरबा तक ही सिमट गया है। पिछले चुनाव में हमर राज पार्टी और सर्ववादी दल ने कुछ जगहों पर कांग्रेस के वोटों को ही नुकसान पहुंचाया था। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा के चुनाव में ये जो दल हैं, जो ध्रुवीकरण की राजनीति करने वाली भाजपा है, उसको फायदा पहुंचाते हैं या फिर उसका नुकसान करते हैं। वैसे छत्तीसगढ़ जब अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब यहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जलवा बरकरार था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर महेंद्र कर्मा, नंदा सोरी, मनीष कुंजाम चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि इस दल को कभी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली। एक मर्तबा मंतूराम पवार ने भी बस्तर के नारायणपुर इलाके से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था। ये सही बात है कि तब वे हार गए थे, मगर उनकी पोजीशन दूसरे नंबर पे थी। अलबत्ता मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी के श्रमिक संगठन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से जनकलाल ठाकुर को 2 बार जीत हासिल हुई थी। जनकलाल ठाकुर जो हैं वो 1985 से 1990 तक विधायक रहे और फिर 1993 से 1998 तक उनकी विधायकी रही। शंकर गुहा नियोगी की हत्या के बाद संगठन में बिखराव आ गया, तो फिर अब विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, संगठन के लोग चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। हाल फिलहाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और माले के साथ आम आदमी पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, जो सभी प्रमुख कर्ता धर्ता हैं, वह इंडिया गठबंधन को सहयोग कर रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशियों में भी कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो चुनाव समर में हो और जिसकी चर्चा हो। तो सारी चर्चा जो है और सारा जो समीकरण है वो कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों के आसपास आकर ही ठहर गया है। इसमें कोई दो मत नहीं कि छत्तीसगढ़ में छोटे दलों और तीसरे मोर्चे के फलने और फूलने के लिए भरपूर खाद पानी मौजूद है। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि अब तक यहाँ नजर आने वाला तीसरा मोर्चा किसी बड़े नेता से नाराजगी के बाद ही बनता और बिगड़ता रहा है। किसी भी राजनेता से सहमति या असहमति के बाद किसी नए दल का बन जाना एक अलग मसला है, लेकिन जनता के असल मुद्दों के साथ जो दल की उत्पत्ति होती है वह एक बड़ी बात होती है। बहरहाल इस चुनाव में जो भी छोटे दल और निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में सक्रिय हैं, वे अपनी कोई दमदार उपस्थिति दर्ज करवा पाते हैं या नहीं, या सिर्फ वोट काटने वाले साबित होते हैं, यह देखना अभी बाकी है। देखते हैं क्या होता है।